नमस्कार। कहानी गोल्ड में आज सुनिए वरिष्ठ लेखिका सुधा आदेश जी की लिखी कहानी अनचिन्ही। नीलांजना आज बेहद प्रसन्न थी। आज उसकी बेटी दिव्यांका एवं दामाद दीपेश विवाह के पश्चात पहली बार घर आ रहे हैं। हफ्ते भर के लिए विभिन्न तरह के नाश्ते बनाकर रखने के साथ आज रात्रि के खाने के लिए उसने दिव्यांका की पसंद की उड़द दाल की कचौड़ी, पनीर बटर मसाला की सब्जी के साथ दीपेश की पसंद की आलू गोभी की सब्जी, दही बड़ा, वेजिटेबल पुलाव तथा फ्रूट कस्टर्ड बनाने का भी इंतज़ाम किया है। दिव्यांका का कमरा भी उसकी मनपसंद गुलाबी रंग की फूलदार चादर बिछाने के साथ गुलाबी रंग के ही टॉवल बाथरूम में रख दिए हैं। यहाँ तक कि माली से बगीचे से गुलाबी रंग के गुलाब मंगाकर उन्हें गुलदस्ते में सजाकर उसके कमरे की खिड़की के पास रखी मेज पर रखाई है। दीपेश तो 2 दिन रहकर चला जाएगा, पर दिव्यांका पूरे 1 हफ्ते रुकेगी। हनीमून के लिए वे 15 दिन के यूरोप टूर पर गए थे। यद्यपि दिव्यांका जहाँ जहाँ गई थी उन जगहों की फोटो वह उसके व्हाट्सएप पर भेजती रही थी, किंतु वह हर जगहों के अनुभवों को उसके मुख से सुनना तथा उसकी आवाज़ की खुशी को महसूस कर यह जानना चाहती है कि वह दीपेश के साथ खुश है या नहीं। वैसे उसकी दीपेश के साथ दोस्ती 2 वर्ष पुरानी है। उन्होंने 2 वर्ष डेटिंग कर एक दूसरे को समझकर जीवन साथ बिताने का निर्णय किया है। किंतु विवाह के पूर्व स्त्री पुरुष सिर्फ प्रेमी रहते हैं, जबकि विवाह के पश्चात कर्तव्यों के मकड़जाल में फंसे घर बाहर की जिम्मेदारी संभालते सिर्फ पति पत्नी। एक माँ के रूप में वह जानना चाहती है कि पति बनने के पश्चात दीपेश वैसा ही है या बदल गया है। अरे तुम क्या सोचने लगी? अभी तो महीना भर नहीं हुआ उनके विवाह को, और तुम 16वीं सदी की माँ की तरह ससुराल से आई बेटी से खोद खोद कर पूछने की सोच रही हो कि वह अपने इस रिश्ते से खुश है या नहीं। पर मन में विचारों का सैलाब थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। 4 वर्ष पश्चात यह उसका पहला अवसर होगा जब दिव्यांका उसके पास इतने दिन रहेगी, वरना जॉब के कारण उसे छुट्टी ही नहीं मिल पाती थी। वह घर भी आती थी तो वर्क फ्रॉम होम करते हुए व्यस्त ही रहा करती थी। आजकल आईटी वालों की यही तो मुश्किल है, कहीं भी रहो टारगेट पूरा करने के लिए दिन रात लगे ही रहना पड़ता है। इस बार उसने विवाह के लिए महीने भर की छुट्टी ली है तथा अपने बॉस शलभ से भी कह दिया कि प्लीज़ सर, मुझे इस बीच कोई काम मत दीजिएगा। बॉस उसके काम से खुश था, अतः उसने उसकी समस्या को समझते हुए इस बार पूरी तरह से ऑफिस के काम से दूर रखने की उसकी इच्छा को मान लिया था। दिव्यांका उसकी बेटी अवश्य है, पर उसने सदा उससे मित्रवत व्यवहार रखा है। यही कारण था कि जब उसकी दीपेश से जान पहचान हुई तब भी उसने उससे कुछ नहीं छिपाया। उनकी डेटिंग को 1 वर्ष हो गया तब एक दिन उसने दिव्यांका से कहा था, बेटा जब वह तुझे प्रपोज नहीं कर रहा है तब तू ही उससे पूछ ले, कहीं वह तुझे धोखा तो नहीं दे रहा है। मामा, मैं क्यों पूछूं? जब उसे हड़बड़ी नहीं है तो मैं क्यों अपनी बेसब्री दिखाऊं? वैसे भी कुछ दिन हम एक दूसरे को और समझ लें, फिर निर्णय लेंगे। वह दीपेश से मिल चुकी थी, घर परिवार अच्छा था, अतः उसे तथा नीरज को भी उनकी दोस्ती पर कोई आपत्ति नहीं थी। किंतु फिर भी माँ का दिल दिव्यांका से कह ही बैठा, बेटा दोस्ती तक तो ठीक है, पर उसके आगे मत बढ़ना। तुझे तो पता है हमारा समाज लड़के के अवगुणों पर ध्यान नहीं देता, लेकिन अगर लड़की से भूल हो गई तो उसे सारी जिंदगी ताने सुनने को मिलते हैं। माँ, हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे आपकी बदनामी हो। नीलांजना को अपनी बेटी पर पूर्ण विश्वास था। वे रूढ़िवादी नहीं थे। बच्चों को ज़्यादा रोकना टोकना उनके स्वभाव में नहीं था। उसका मानना था कि अगर बच्चों की कोई बात गलत लगे तो प्यार से समझाओ, न कि डांट डपट कर। ज़्यादा डांटने से बच्चे सुधरते नहीं वरन बिगड़ते ही हैं। उसने और नीरज ने बच्चों को सदा स्वतंत्र निर्णय के लिए प्रेरित किया। वे जानते थे कि इससे न केवल बच्चों में आत्मविश्वास की वृद्धि होगी, वरन जीवन के रणसमर में
आने वाली चुनौतियों का सामना भी भली प्रकार कर पाएंगे। समय के साथ चलना और स्वयं को बदलना उनके लिए ही नहीं, हर इंसान के लिए श्रेष्ठकर है। तभी बच्चों के साथ तारतम्य बिठाया जा सकता है। किंतु बच्चों को ऊंच नीच समझाना माता पिता का कर्तव्य ही नहीं, दायित्व भी है। अपनी इसी सोच के कारण उसने रात का खाना एक साथ बैठकर बातें करते हुए खाने का नियम बना रखा था, जिससे हम कुछ उनकी सुन सकें तथा कुछ अपनी सुना सकें। उनकी डाइनिंग टेबल सिर्फ खाने की टेबल मात्र नहीं, वरन सभी सदस्यों के मिलन स्थल के साथ संवाद स्थल भी है, जहां वे खाना खाने के साथ अपने दिन भर के अनुभव शेयर किया करते हैं। शायद इसलिए उसके दोनों बच्चे दिव्यांका और दिव्यांशु उससे अपने मन की हर बात कह लेते हैं। लगभग 2 वर्ष के डेटिंग के पश्चात दीपेश ने जब उसे प्रपोज किया, तब सबसे पहले दिव्यांका ने उसे ही बताया था। उन्होंने भी उसकी इच्छा का सम्मान करते हुए दोनों का विवाह धूमधाम से कर दिया था। आज बेटी दामाद के पहली बार घर आने पर वह बेहद खुश थी। दिव्यांका के स्वागत की इतनी उत्सुकता देखकर उसके पुत्र दिव्यांशु ने भी उसे कहा था, मामा आप तो दीदी के स्वागत की तैयारी ऐसे कर रही हैं जैसे दीदी जीजू नहीं कोई वीआईपी आ रहे हैं। दिव्यांशु की बात सुनकर वह मुस्कुराकर रह गई थी। अब वह उससे क्या कहती कि माँ के लिए पहली बार ससुराल से आती बेटी के लिए कैसी भावनाएं होती हैं। तू नहीं समझ पाएगा एक माँ का दिल, पुत्री से जुड़ाव। दिल पर पत्थर रखकर बेटी को विदा करती है माँ। आज जब वह कुछ दिनों के लिए आ रही है, तब मैं उस पर अपनी सारी ममता उड़ेलना चाहती हूँ। वैसे भी दिव्यांशु की सदा से शिकायत रही थी कि मैं दिव्यांका को उससे ज़्यादा चाहती हूँ। पता नहीं क्यों और कैसे उसे लगता था कि मैं दिव्यांका को कुछ नहीं कहती हूँ, बस उसे ही जब तक टोकती रोकती रहती हूँ। हाँ, यह अवश्य है कि लड़की होने के कारण तीज त्योहारों पर दिव्यांका की शॉपिंग उसकी तुलना में थोड़ी ज़्यादा हो जाया करती थी। उसका यह दोषारोपण तब बंद हुआ जब दिव्यांका जॉब करने मुंबई चली गई। अभी वह सोच ही रही थी कि नीरज ऑफिस के लिए तैयार होकर आ गए। उसने उन्हें नाश्ता परोसते हुए कहा, दिव्यांका और दीपेश की शाम 4 बजे की फ्लाइट है, मैं उन्हें लेने जाऊंगी। अरे दिव्यांका ने कहा तो है कि वे कैब से आ जाएंगे, तुम क्यों परेशान होती हो। उसके कहने से क्या होता है, विवाह के पश्चात वह पहली बार दीपेश के साथ घर आ रही है। हम में से किसी को तो उसे लेने जाना चाहिए ही। तुम जैसा चाहो करो, आज मेरी अर्जेंट मीटिंग है, मैं 6 बजे से पहले नहीं आ पाऊंगा। हम 6 बजे से पहले आ ही जाएंगे। अगर नहीं आ पाए तो घर की चाबी तो है ही आपके पास। वह तो मुझे रखनी ही पड़ती है, पता नहीं तुम्हें कब कहाँ जाना पड़ जाए। नीरज ने मुस्कुराकर उठते हुए कहा। नीलांजना ने नीरज के आरोप का कोई उत्तर नहीं दिया। वह बेवजह बात नहीं बढ़ाना चाहती थी। बच्चों के बड़े होने तथा नीरज के व्यस्त होने के कारण वह अपनी खुशी अपनी दोस्तों किटी पार्टी में ढूंढने लगी है। कभी देर हो ही जाती है, बस यही बात नीरज के लिए ताना मारने के लिए काफ़ी है। किंतु इसके साथ ही वह इस बात को भूल जाते हैं कि उनकी अति व्यस्तता के कारण उनकी पत्नी ने घर बाहर की सारी जिम्मेदारी उठा रखी है। बच्चों की पढ़ाई, घर के राशन से लेकर बिजली का बिल, हाउस टैक्स, पानी का बिल वही तो भरती है। वह क्रेडिट एवं डेबिट कार्ड उसे थमाकर निश्चिंत हो गए हैं। इस सब के बावजूद उसके आने में ज़रा सी देर होने पर उनकी भ्रिकुटियों में बल पड़ना आम बात है। अब तो उसने इन बातों पर ध्यान देना ही बंद कर दिया है। सच, जो बातें दिल को दुखी करें उनके बारे में क्यों सोचना। वैसे भी इन छोटी छोटी बातों के अतिरिक्त नीरज में कोई कमी नहीं है। वह उसे बेहद प्यार करते हैं। सच तो यह है कि थोड़ी नोक-झोंक के साथ प्रेम की चाशनी में डूबा उनका प्यार खट्टे मीठे रिश्ते का एहसास कराता हुआ अनमोल है। यही कारण है कि वह नीरज के बिना रहने की कल्पना भी नहीं कर सकती है। नीरज के ऑफिस तथा दिव्यांशु के कॉलेज जाने के पश्चात नीलांजना ने अपना मनपसंद जगजीत सिंह की गजल का कैसेट लगा लिया तथा जल्दी जल्दी रात्रि के खाने की तैयारी करने लगी। गाने सुनते सुनते काम करने से उसे थकान नहीं होती थी। गाने उसके लिए हीलिंग थेरेपी है। देखते ही देखते 3 बज गए। फ्लाइट राइट टाइम पर थी। उसने जल्दी से घर बंद किया
तथा कार निकालकर एयरपोर्ट के लिए चल दी। नियत समय पर दिव्यांका और दीपेश आ गए। हाय मम्मा कहकर दिव्यांका उसके गले से लग गई। वहीं दीपेश ने उसके पैर छूकर अभिवादन किया। दिव्यांका की आवाज में खुशी तथा चेहरे पर संतुष्टि पाकर उसका मन खिल उठा। बातें करते करते 1 घंटे का सफर कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। घर के आहते में गाड़ी पार्क की ही थी कि नीरज और दिव्यांशु बाहर आ गए। हाय हेलो के पश्चात दिव्यांशु ने कार की डिक्की से सामान निकाला तथा लेकर चलने लगा। दीपेश ने जब उससे सामान लेना चाहा तो उसने विनम्रता से कहा, जीजा जी आप मेहमान हैं, आप मुझे अपनी सेवा का अवसर दें। कहकर उसने नीलांजना की ओर देखा, मानो पूछ रहा हो, मम्मा मैं ठीक कह रहा हूं ना। दिव्यांशु ने सामान उनके कमरे में रख दिया। दीपेश तो दिव्यांशु के साथ कमरे में गए, किंतु दिव्यांका उसके साथ ही किचन में लग गई। दिव्यांशु और दीपेश के आते ही गर्मा गर्म चाय के साथ उसने खस्ता कचौड़ी और अन्य सामान परोस दिया। खस्ता कचौड़ी आपने बनाई है, बहुत ही टेस्टी है। एक टुकड़ा खाकर दीपेश ने उसकी ओर देखते हुए पूछा। माँ बहुत अच्छी खस्ता कचौड़ी बनाती हैं, दिव्यांका ने कहा। नीरज यद्यपि दीपेश से पहले भी मिल चुके थे, पर आज जितनी बातें पहले नहीं हुई थीं। देश विदेश के साथ और भी अन्य तरह की बातें होती रहीं। वे बेहद खुश थे। यही हाल दिव्यांशु का था। जब दिव्यांका अपने यूरोप टूर के बारे में बता रही थी, तब दिव्यांशु ने कहा, दीदी आपने इतनी अच्छी तरह हमें अपने ट्रिप के बारे में बताया कि मुझे लग रहा है कि आपके साथ मैं भी यूरोप घूमकर आ रहा हूँ। जब दिव्यांका ने उसे यूरोप से उसके लिए खरीदा शर्ट और जीन्स के साथ परफ्यूम दिया तो वह खुशी से उछल ही पड़ा। वह उसके लिए भी एक पर्स तथा अपने पापा के लिए शर्ट लेकर आई थी। खाने का समय हो गया अतः नीलांजना खाना परोसने के लिए उठी। उसे उठते देखकर दीपेश और दिव्यांका खाने के लिए मना करने लगे। बेटा जितना मन हो खा लो, तुम्हारी मम्मा ने बहुत मन से बनाया है। उनकी आनाकानी सुनकर नीरज ने कहा। खाने में अपनी मनपसंद खाना देखते ही दोनों के चेहरे खिल उठे। थोड़ी देर पहले खाने के लिए मना करने वाले दीपेश और दिव्यांका ने मन से खाना खाया। दीपेश तो हर चीज की प्रशंसा कर रहा था। उसे ऐसा करता देखकर नीलांजना को बहुत अच्छा लग रहा था, वरना चाहे जितना ही अच्छा खाना बना लो, पुरुषों के मुख से प्रशंसा के 2 शब्द निकलते ही नहीं हैं। खाते पीते बातें करते हुए रात के 11 बज गए। अंततः सब आराम करने के लिए उठ गए। माँ अपने अकेले इतना सब किया थक गई होंगी, दिव्यांका ने रात्रि में किचन सिमटवाते हुए उससे कहा। बेटा बच्चों के लिए कुछ भी करने में माँ कभी नहीं थकती। जब तू माँ बनेगी तब मेरी बात को समझ पाएगी। माँ मुझे अभी इस झंझट में नहीं पड़ना, मुझे अभी जिंदगी जी लेने दो, दिव्यांका ने कहा। ठीक है बेटा, जैसा तुम्हारा मन हो करना, पर यह मत भूलना समय पर ही सब अच्छा लगता है। मातृत्व से ही स्त्री के स्त्रीत्व को पूर्णता मिलती है। खैर इन बातों को छोड़, तो खुश तो है ना? नीलांजना ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। हाँ माँ, मैं दीपेश के साथ बहुत खुश हूँ, वह बहुत केयरिंग है। सबसे बड़ी बात यह रही कि इन दिनों हमें कोई काम का टेंशन नहीं रहा। हर वक्त काम ही काम। सच आज की पीढ़ी तो जीना ही भूल गई है। नीलांजना ने गहरी सांस लेते हुए कहा। मम्मा एक बात कहूँ, आप बुरा तो नहीं मानेंगी? तेरी बात का कभी बुरा माना है जो आज मानूंगी? क्या कहना चाहती है? मम्मा हमारा प्रोग्राम थोड़ा चेंज हो गया है। दीपेश की माँ की तबीयत ठीक नहीं चल रही है। दीपेश ने मुझसे कुछ कहा तो नहीं, किंतु मुझे लगता है कि मुझे भी दीपेश के साथ उसके घर जाना चाहिए। तुम तो जानती ही हो वह अकेली रहती हैं। अब उस घर के प्रति मेरी भी जिम्मेदारियां हैं। अगर आवश्यकता हुई तो हम उन्हें अपने साथ मुंबई ले जाएंगे। क्या? मैं तो सोच रही थी तू 15 दिन मेरे पास रुकेगी। हम खूब घूमेंगे फिरेंगे, ढेरों बातें करेंगे। नीलांजना स्थिति की गंभीरता को समझे बिना कह गई। चाहती तो मैं भी थी मम्मा, पर क्या करूं, परिस्थितियां ही कुछ ऐसी निर्मित हो गई हैं। सॉरी मम्मा, मैं फिर आपके पास आकर रहूंगी। वैसे भी आप ही तो कहा करती हैं कि विवाह के पश्चात लड़की के लिए ससुराल फर्स्ट होनी चाहिए तथा मायका बाद में।
कहते हुए दिव्यांका ने उसकी ओर देखा। लेकिन तू अपने जॉब और उनकी सेवा में तारतम्य कैसे बिठा पाएगी? शब्द मुंह से निकलने ही वाले थे कि उसके अंतर्मन की आवाज ने उन्हें मुंह में ही रोक लिया। उसका अंतर्मन कह उठा, तुमने अपनी ननद शिवानी की लड़की नंदिता को नहीं देखा? उसकी सास को अल्जाइमर की बीमारी हो गई है। वह अपना कुछ काम नहीं कर पाती हैं, अतः उसने उनके लिए 24 घंटे की आया एक एजेंसी से लेकर उनकी देखरेख के लिए रखी हुई है। वह उनका काम ठीक से कर रही है या नहीं, इसके लिए उसने उनके कमरे में सीसीटीवी लगवाकर उसे अपने मोबाइल से कनेक्ट कर दिया है। जब वह घर में रहती है तब तो वह उसकी निगरानी करती ही है। ऑफिस में भी सीसीटीवी द्वारा उसकी निगरानी करती रहती है, जिससे उनकी कामवाली अपने काम में कोई कोताही न कर पाए। अरे आज के बच्चे जहाँ दिन रात मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं, वहीं जिंदगी को जीना भी जानते हैं और अपने कर्तव्यों को निभाना भी। कुढ़ना और दोषारोपण करना उनका स्वभाव नहीं रहा है। अंतर्मन की आवाज सुनकर नीलांजना ने अपने मन के विचारों को झटका था तथा दिल पर पत्थर रखकर दिव्यांका की मन स्थिति समझते हुए उसके कंधे थपथपाते हुए कहा, सच कह रही है तू बेटा, अब वह भी तेरा घर है। जैसा तू ठीक समझे कर। कुछ और तो नहीं करना मम्मा, अब मैं चलूं? दिपेश मेरा इंतजार कर रहे होंगे। दिव्यांका ने काम समाप्त होने पर कहा। हाँ जा, अब मैं भी आराम करना चाहती हूँ। कहते हुए थोड़ी देर पहले ऊर्जा से ओतप्रोत नीलांजना के चेहरे पर थकान झलकने लगी थी। गुड नाइट मामा, कहते हुए दिव्यांका उसके गले लगी। गुड नाइट बेटा, स्वीट ड्रीम। बचपन की तरह उसने दिव्यांका के माथे पर चुंबन अंकित करते हुए कहा। दिव्यांका के जाते ही अपने कमरे में जाते हुए नीलांजना सोच रही थी, अब उसे भी व्यवहारिक बनना पड़ेगा। दिव्यांका को अपने मोह के जाल से मुक्त करना होगा, तभी वह अपने घर परिवार में खुश रह पाएगी। वैसे भी जो मोह व्यक्ति को कर्तव्य विमुक्त कर दे, वह मोह नहीं बेड़ियां बन जाता है। वह खुश थी कि उसके दिए संस्कार उसकी बेटी में जिंदा है, किंतु फिर भी आज उसे अपनी बेटी अनचिन्ही लग रही थी। अभी आप सुन रहे थे सुधा आदेश जी की लिखी कहानी अनचिन्ही।